Good morning students. My name is Deepika Khare and today we discuss about the causes of first freedom struggle of 1857. क्या कारण थे 1857 के स्ट्रगल के। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है और उसके बाद हमने बैकग्राउंड दिया है। अब हम कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या थे? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जानते हैं? सब्सिडरी अलायंस जो था वो एक्चुअली भत्ता था जो भारत के राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मिलता था। अब आप बोलेंगे राजा तो भारत के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से भत्ता क्यों मिलता था, पैसा क्यों मिलता था? एक्चुअली हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले दो राजाओं को आराम से लड़ाती थी, जो जीत जाता था उसके तरफ वो झुक जाती थी और अपनी सेना उस इंसान को देती थी जो उसको सपोर्ट कर सके, जो उसके अंडर में आ सके। जब उसने सेना दी तब अब वो जीतने के बाद बोलती थी कि देखिए हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हमको सेना की ज़रूरत है, तो आप अपनी सेना हमको दे दीजिए, क्योंकि प्रोटेक्शन तो हम दे रहे हैं ना। तो सेना ले लेती थी। उसके बाद फिर अब इस बड़ी सेना को और आपके राज्य के सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमको धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो भी लगान और रेवेन्यू और टैक्सेस लेते हैं वो भी दे दीजिए। अब जब वो दोनों चीज़ ले लिया तब बचा क्या? अब आप राजा हैं, हम आपको पैसा देंगे, पेंशन देंगे, आराम से रहिए, खाइए और सोइए। मतलब एक तरीके से हमारे देश के राजाओं को बिल्कुल निहत्था कर देना, जिनके पास कुछ नहीं था। और आप अपने राज्य के मैटर देखते रहिए, जो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे और ऐसे कोई ऐसे वो हैं तो आप उनको संभालिए, बाकी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे राजाओं को बिल्कुल कहना चाहिए कि पावर और पैसा कुछ भी उनके पास नहीं बचा था, ये कंडीशन कर दी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। लैप्स का मतलब होता है गोद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का मतलब है गोद लेने की जो प्रथा थी। एक्चुअली होता क्या था, जब हमारे यहाँ राजाओं को, आज भी होता है, जब किसी के बच्चे नहीं होते तो वो किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, इसमें एक्चुअली क्या था कि बच्चों को अडॉप्ट करने का जो सिस्टम था कि अगर किसी राजा के बच्चे नहीं हैं तो उसने अपने किसी रिश्तेदार के, परिवार के, घर के, भाई बहन के या किसी के भी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उसकी जगह पे वो जब राजा मरा तो उसकी जगह पे उसका जो अडॉप्टेड सन है या डॉटर है वो राजगद्दी पे बैठा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में क्या हुआ कि इन्होंने टोटल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने टोटल बंद करवा दिया कि आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेंगे। मतलब अगर आपको हम सब्सिडरी अलायंस दे रहे हैं और आप मर जाते हैं, एक समय के बाद आप मर जाते हैं, तो आप अपने किसी गोद लिए हुए बच्चे को, अगर आपकी खुद की कोई संतान नहीं है तो आपका गोद लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा। दैट इज़ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस पॉलिसी के कारण भारत के बहुत से राजा जो थे वो नाराज़ थे। सीज्ड लैंड फ्रॉम सरदार्स। अब इन्होंने सरदार से, ज़मींदार से, फार्मर से लैंड छीनना स्टार्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो इनको हैवी टैक्सेस पे नहीं कर पाता था उसकी लैंड ये छीन लेते थे। और जब ये लैंड छीन लेते थे तो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो बिना किसी काम के बेकार हो जाते थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता था। अटैक ऑन इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। अटैक ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे यहाँ भारत की जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, मतलब हमारे यहाँ का जो कल्चर था, पहली बात तो ये कि हम अपने यहाँ अपने देश के लोगों को, पूजा पाठ को, धर्म को, संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं ना। और इन्होंने सीधे सीधे हमारे ऊपर अटैक कर दिया कि अब हम भारत के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम था उस पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया। वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में ये था कि हम जो जैसे लोहार है तो वो अपनी संतानों को अपना ज्ञान दे रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ज्ञान जो है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दिया जाता था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे नॉलेज जो है वो किताबों से हो, किताबी नॉलेज तो होता ही था, साथ में उनको पर्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जाती थी उनके प्रोफेशन और उनके वर्क के हिसाब से। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स ने हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पे
सबसे बड़ा अटैक किया था कि उन्होंने इस सिस्टम को टोटल बंद कराया था। लॉर्ड मैकेले की पॉलिसी आई थी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। अब इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए स्कूल खोले गए, हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी एजुकेशन थी उसको ख़त्म किया गया, और उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन देने का सिर्फ एक मोटो था कि भारत के जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से अंग्रेज़ों के अंडर में और उनके जो वर्क्स हैं उन पर मतलब उनके जो काम है वो करें, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना करें। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकेले ने इंट्रोड्यूस किया था वो इस बेसिक उसका यही था कि भारत के लोगों को एजुकेट करके और उनसे अपने यहाँ काम कराना, ब्रिटिशर्स काम कराना चाहते थे, दैट्स इट। वो ये नहीं चाहते थे कि हम बहुत पढ़े लिखे कोई ऑफिसर्स बनेंगे, वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हम इनको एजुकेशन दे दें और एजुकेशन देने के बाद इन लोगों से हम काम कराएं। इकोनॉमिक रीज़न, आर्थिक कारण जो थे, इकोनॉमिक रीज़न जो थे वो सबसे बड़ा था कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस स्टार्ट किए थे इन्होंने, किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। अब किसानों को, राजाओं को भी टैक्स देना था, ज़मींदारों को भी टैक्स देना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी टैक्स देना था, ज़मींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना था, राजाओं के हाथ में कोई पावर बची नहीं थी। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था वो किस पे था? किसानों पे था। और जब किसानों पे प्रेशर था तो ऑब्वियसली एक्चुअली होता क्या है, जब इंसान भूखा होता है ना, आपने देखा होगा जब भूख लगती है तो कोई भी सूखी रोटी भी कहते हैं बहुत अच्छी लगती है, नमक रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और जब पेट भरा होता है तब आपके सामने कोई भी भोजन रख दिया जाए, कोई भी खाना रख दिया जाए, आप उसको खाना पसंद नहीं करते। रीज़न यही है। हमारे यहाँ जब किसान जो अनाज उगा रहा है, जब वो भूखा था, जब वो भूखा हो रहा है और उसकी कंडीशन ख़राब है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। और किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा था क्योंकि इंडिया जो है आज भी एग्रीकल्चरल कंट्री है और पहले भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी। तो जब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और वहाँ का किसान ही सुखी नहीं है या वही परेशान है तो आगे डेवलपमेंट के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। डिस्करेज कॉटेज हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। कॉटेज, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को इतनी बुरी तरीके से बंद किया गया, ख़त्म किया गया कि भारत का डेवलपमेंट ना हो सके, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी जो भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इनका योगदान था। लेकिन अब टोटल इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जो भी डेवलपमेंट हो वो इंग्लैंड में हो, इनकी कंट्री में हो, भारत में कोई भी डेवलपमेंट ना हो। सोशल एंड रिलीजियस रीज़न। सोशल, सामाजिक और धार्मिक कारण। अच्छा, सोशल एंड रिलीजियस रीज़न की अगर हम बात करें तो भारत ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ गलत काम ही किए हैं, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, बट उस समय और उस समय के लोगों के हिसाब से वो काम गलत थे। जैसे सती प्रथा हमारे देश में चल रही थी। आपको पता होगा कि जब कोई पति मर जाता था तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहते थे। अब ये सती प्रथा किसी भी एंगल से ना उस समय सही थी ना आज सही है, आज तो है ही नहीं, लेकिन उस समय भी सही नहीं थी, तो ये बंद करवाया गया। और इस तरीके की जो और भी थे, मतलब बाल विवाह, विधवा विवाह, इस तरीके की जो चीज़ें थी उन सब चीज़ों को जो गलत थी बंद करवाया गया, जो सही थी उनको चालू करवाया गया। तो भारत के लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए कि उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं के साथ में ब्रिटिशर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। हाँ, ये बात ज़रूर मानी गई कि ये क्रिश्चियन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो भी रहा था कि जितने ये ब्रिटिशर्स थे या इनके जो प्रिस्ट वगैरह थे, चर्च वगैरह बना रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब कहने का ये कि अगर आप उनका धर्म मान लेते हैं, ठीक है, उनका धर्म अगर आप मान लेते हैं तो वो आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। डेवलप क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। और इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में डेवलप हो रहे थे। तो इंग्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डेवलप होने के कारण क्या हो रहा था कि भारत के जो लोग थे उनको क्रिश्चियन स्कूल्स में जाना पड़ रहा था।
और क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हमारे देश में पहले से चल रही थी, प्रथाओं में थी, उन सभी चीज़ों को बंद करवा दिया था। मेजर एडवर्ड्स का स्टेटमेंट है, मेजर एडवर्डन का स्टेटमेंट है कि एम ऑफ ब्रिटिशर्स वर टू मेक इंडिया क्रिश्चियन कंट्री। ये इनका कथन है मेजर एडवर्डसन का कि ब्रिटिशर्स का एक ही उद्देश्य है कि भारत को किसी भी तरह से एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए। डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, पॉइंट 4 है डिसकंटेंट अमंग सोल्जर। डिसकंटेंट माने क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी जो कि सैनिकों के बीच में थी। अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, अनफेयर गलत और डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव वाला ट्रीटमेंट जो सैनिकों के साथ हो रहा था। ब्रिटिश सैनिकों की सैलरी अच्छी थी, उनको खाना अच्छा मिलता था, उनको कपड़े अच्छे मिलते थे, और हमारे सैनिकों को ना खाने की फैसिलिटीज़ अच्छी थी, ना उनके साथ में ठीक से बिहेव किया जाता था, उनके साथ में गलत तरीके से बिहेव किया जाता था, उनको दुत्कारा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सोल्जर्स के बीच में काफ़ी क्रोध का कारण बनी। पोनीटेल, चोटी, बियर्ड, मुस्टैचेस। पोनीटेल मतलब ये चोटी, शिखा रखने का जो प्रथा था हमारे यहाँ ब्राह्मणों में और हिंदू धर्म में। बियर्ड यानी दाढ़ी, और मुस्टैचेस यानी मूछ। ये तीनों चीज़ आर्मी में मना कर दी गई थी। बियर्ड आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स लोग जो हैं वो मोस्टली बियर्ड रखते हैं, सिख लोग जो हैं वो मोस्टली बियर्ड रखते हैं। आज के समय में तो फैशन हो चुका है, सभी को ही रखते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये फैशन, उस टाइम पे ये प्रथा थी, और ब्राह्मण लोग चोटी शिखा रखते थे। मुस्टैचेस यानी मूछ, कहा जाता है हिंदू धर्म में कि जिसके पिता होते हैं उसको मूछ रखनी होती है ना, मतलब वो मूछ मतलब साफ करके या बिना मूछ के नहीं रह सकता, ऐसा कहा जाता था उस समय। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे किसी न किसी वे में हमारे धर्मों से जुड़ी हुई थी, ग्रंथों से जुड़ी हुई थी, इनको हम अच्छा मानते थे, और यही सारी चीज़ें आर्मी में अलाउड नहीं थी, जो कि गुस्से का कारण बनी सोल्जर्स के। कार्टरेज हैड काउ फैट एंड पिग लार्ड। सबसे बड़ा रीज़न ये था उस समय के 1857 के स्ट्रगल का कि जो कारतूस बने, जो बंदूक में डालने वाली जो गोली होती है, जब वो बनी तो उसको काउ फैट और पिग लार्ड मतलब गाय और सूअर की चर्बी से बनी, और उसको आप गन में डालने से पहले दांत से काटना होता था। तो जब आप दांत से काटेंगे तो वो आपके मुंह में जाएगा, और मुंह में जाएगा तो हमारे यहाँ हिंदू लोग काउ और पिग फैट नहीं खाते, मुस्लिम्स भी पिग फैट नहीं खाते, और मोस्टली उस समय हिंदू मुस्लिम्स थे भारत में। तो ये सारी चीज़ें जो थी कि ये सारी चीज़ें गुस्से का कारण बन रही थी कि वो चाहते थे कि हम इस तरीके का कारतूस यूज़ ना करें, इस तरीके की गोली जो है वो यूज़ ना करें। इमीडिएट रीज़न, ये जो इमीडिएट रीज़न है ये बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। मूवी देखी होगी आपने मंगल पांडे। मार्च 1857, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने उस जो हमने अभी आपको बताया ये कारतूस गोली जो दांत से काटनी पड़ती थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया। वो धर्म से ब्राह्मण थे और उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस गोली का यूज़ नहीं करूँगा। और जब उन पर प्रेशर दिया गया तो उन्होंने अपने सर्जेंट ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। सर्जेंट एक पोस्ट होती है आर्मी में, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अब उस समय मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो कि भारत के इतिहास में 1857 के स्ट्रगल की पहली फांसी थी। और यही फांसी जो थी वो मेनली कारण बनी हमारे देश के लोगों के गुस्से का, हमारे देश के सोल्जर्स के गुस्से का कारण बनी। और ये इमीडिएट रीज़न था और ये सारे रीज़न थे जिनके कारण उस समय 1857 का स्ट्रगल हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज का लेक्चर था मेरा, इसमें मैंने आपको सारे कॉजेज़ बताए। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके आगे लेके आती रहूँगी। थैंक यू।